नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एसके में। दोस्तों, आज हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक संघ है। इसका क्या मतलब हुआ? संघ संघ की जो इंग्लिश है वो दो होती है। फेडरल 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 को भी इंग्लिश में संघ बोलते हैं। फेडरल फेडरल को भी इंग्लिश में हिंदी में संघ बोलते हैं। और यूनियन यूनियन को भी हिंदी में संघ बोलते हैं। तो भारत एक फेडरल है या यूनियन है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि जो यूनियन होता है उसको अपने स्टेटों से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि फेडरल में थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो स्टेट्स होती हैं वो सेंटर को ट्रांसफ़र करती हैं और वो किसी भी टाइम अपने उस संघ से बाहर आ सकती हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जो स्टेट्स है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। स्टेटों को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1 का जो थर्ड पैरा है वो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं उसके बारे में बताता है। जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो स्टेट्स हैं, हमारे जो भी स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन सब का जो एरिया है उसके बारे में बताता है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम यूटीज़ बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज़, वो इसमें शामिल होता है। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं का मतलब है या तो किसी युद्ध के द्वारा या संधि के द्वारा हम उन्हें भारतीय संघ में मिला लें, तो ऐसे राज्यों को हम अर्जित राज्य की सूची में रखेंगे। जैसे जैसे सिक्किम है, सिक्किम को हमने क्या करा है कि पहले हमने उसको सह राज्य का जो 35वां संविधान संशोधन किया था उसमें हमने सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया था। और सिक्किम राज्य को जो पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया है हमने, वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हमने उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ में अगर किसी राज्य को हमें सम्मिलित करना है तो वो अधिकार भारत की संसद को है। किसको है? भारत की संसद को है। अब ये जो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल जो 1 है वो किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 1 बोलता है कि जो भारत है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और आर्टिकल जो 2 कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि अगर किसी भी नए राज्य का हमें भारतीय संघ में प्रवेश कराना है या उसकी स्थापना करनी है, ठीक है, अगर किसी भी नए राज्य का हमें प्रवेश कराना है या उसकी स्थापना करनी है तो ये सब जो काम है वो संसद विधि के द्वारा कर सकती है। मतलब संविधान में संविधान के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसके द्वारा वो ये सब
काम कर सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर जो राज्य जो पहले से भारतीय राज्य के अंतर्गत आते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं, उन राज्यों की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, क्या बनाना है? नया राज्य बनाना है, या नया राज्य बनाना है, या उसकी सीमाओं में, किसमें? उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है। क्या करना है? या उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 का सीधा मतलब होता है कि जो भी काम आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से करे हैं, आर्टिकल 3 से किए हुए हैं, उसमें आपको संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है? संविधान संशोधन करने की, संविधान में जो संशोधन है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब काम जो संसद है वो साधारण बहुमत से कर सकती है। अब साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% सदन में उपस्थित कुल सदस्य या मत देने वाले सदस्यों का बहुमत मतलब 50% हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो भारत संविधान का जो आर्टिकल 1 है, क्या है? जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया है, जिसे हम दैट इज़ भारत, इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो स्टेट है उसको भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब कि भारत जो है विभिन्न इकाइयों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। मतलब ये नहीं है कि स्टेटों ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर ये एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा तो हम यूनियन से बाहर आ जाएंगे, और संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यही यूनियन का अर्थ होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? भारत में जो वर्तमान में 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, जबकि अगर हम देखें कि जब संविधान बना था तब उस टाइम पे जो एक फजल अली आयोग बना था सन 1955 में। कब बना था? फजल अली आयोग जो है वो 1953 में इसका गठन किया गया था। अब फजल अली आयोग बनाया क्यों गया था? फजल अली आयोग जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए इसको बनाया गया था। तो फजल अली आयोग ने जो सिफारिशें की थी, कौन कौन सी सिफारिशें की थी? फजल अली आयोग ने ये बताया था कि किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता एवं सुरक्षा को प्रमुखता देनी चाहिए, पहला पॉइंट था। दूसरा वो कह रहा था कि राज्यों के जो पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। दूसरा क्या था कि हाँ, राज्यों को अगर अलग करना है, उसका पुनर्गठन करना है, तो उसका एक आधार भाषा हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो उन्होंने सजेशन दिया था वो क्या था कि इस प्रकार
अगर भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, मतलब कि एक राज्य और एक भाषा के फॉर्मूले को एक राज्य और एक भाषा का जो ये फॉर्मूला था उसको उन्होंने अस्वीकार किया था कि अगर एक राज्य में एक भाषा हो जाएगी। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न कल्चरों का, विभिन्न भाषाओं का देश है। तो अगर हम किसी एक रीजन पे कोई भाषा थोप देते हैं तो वो उसके कल्चर को और उसकी संस्कृति को बदलने वाला हो सकता था वो यूनियन से अलग होने का प्रयास भी करता। इसलिए उस फॉर्मूले को उन्होंने अस्वीकार किया। और चौथा, उन्होंने क्या कहा कि प्रशासनिक और जो वित्तीय एवं आर्थिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हमें किसी राज्य का पुनर्गठन करना है तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियां भी हो सकता है। प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक कंडीशंस वहाँ की क्या हैं, ये उसका एक मेन आधार हो सकता है, जिसके आधार पे सरकार ने सन 1956 में उन्होंने क्या करा कि सरकार ने 1956 में उन्होंने जो आयोग की सिफारिशें थी उसको स्वीकार किया तथा इसके अनुसार उन्होंने भारत में 14 नए राज्य और 6 यूटीज़ का गठन किया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। कौन कौन बनाए गए थे यूटीज? एक जम्मू कश्मीर बनाया गया था। कौन सा? एक जम्मू कश्मीर बनाया गया था और दूसरा लद्दाख। क्या? लद्दाख। 2 यूटीज और बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन भी किया गया था। देखिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही इसमें दिया गया है। चलिए फिर से देखते हैं कि आर्टिकल जो 1 है उसमें राज्य संघ के क्षेत्र का नाम जो दिया गया है कि संघ के क्षेत्र का क्या नाम होगा। जैसे भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसे दैट इज़ भारत कहते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भारत का नाम है वो इंडिया बताया गया है। ठीक है, जिसे हम दैट इज़ भारत। ओके, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद को अधिकार। तो नए राज्यों का जैसे प्रवेश कराना है तो नए राज्यों का प्रवेश, जैसे मैंने बताया था कि सिक्किम राज्य को पहले क्या किया? पहले सिक्किम राज्य को हमने अपना सह राज्य बनाया। कौन से संविधान संशोधन से? 35वें संविधान संशोधन से हमने उसको एसोसिएट स्टेट का हमने उसको दर्जा दिया। फिर जो 36वां संविधान संशोधन था, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था।
ठीक है। आर्टिकल जो 3 है वो क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 3 है वो नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन से संबंधित है। जैसे पहले हमने जो मद्रास था उसको हमने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। पहला भाषाई आधार पे जो राज्य का गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वो आर्टिकल 3 के द्वारा संसद को अधिकार है नए राज्यों की स्थापना करना। और आंध्र प्रदेश से फिर जो 2014 में आंध्र प्रदेश से पुनः 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो ये आर्टिकल 3 के द्वारा अगर हमें इनके नामों में परिवर्तन करना है, या जैसे हम 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनका कोई कुछ क्षेत्र निकाल के उसको एक नए राज्य बनाना चाहे तो वो हम आर्टिकल 3 के द्वारा बना सकते हैं। और अगर हम देखें आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 सिंपली ये कहता है कि जो भी प्रक्रिया हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत की हैं उन सब को करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान में संशोधन मतलब आर्टिकल 368 के द्वारा हमें संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब काम हम साधारण बहुमत के आधार पर भी कर सकते हैं। साधारण बहुमत के आधार पे ये सब काम हम कर सकते हैं। साधारण बहुमत का मतलब 50% मेजॉरिटी, या तो सदन में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, इससे मतलब ये है। ठीक है। अब नए राज्यों की जो गठन की शक्ति है वो किसके पास है? नए राज्यों की जो गठन की शक्ति है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो फजल अली आयोग था, जिसको मैंने पहले अभी आपको बताया कि जो फजल अली आयोग था उसका गठन कब किया गया था? उसका गठन जो था वो वर्ष 1953 में किया गया था। ठीक है। भाषाई आधार पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? मैंने आपको बताया कि भाषाई आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटीज़ को बनाया था संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं? संघ राज्य क्षेत्र वो होते हैं कि जिनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति सीधे करता है या तो किसी प्रतिनिधि के द्वारा या किसी प्रशासक को वहाँ नियुक्त करता है, जिसे हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। जितने भी यूटीज़ होंगे उनमें जो राष्ट्रपति है उसके प्रशासन को देखरेख करने के लिए किसकी नियुक्ति करता है? वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी? उपराज्यपाल, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का जो एक राज्य था वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा
उसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो 35वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा हमने जो सिक्किम को वो भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया था, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हमने भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो प्रशासन करना है वो या तो राष्ट्रपति सीधे करता है या तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक, जो प्रतिनिधि है, जो प्रशासक है, उसको नियुक्त किया जाता है, जिसे हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ज़्यादातर हम देखें कि जो भारतीय राज्य क्षेत्र था वो लगभग 2 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था? 2 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? एक तो ब्रिटिश भारत था। कौन सा था? एक था ब्रिटिश भारत, और दूसरा था देशी रियासत। तो भारत में ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतें जो थी वो 600 से भी अधिक थी। ठीक है, जिनमें से अगर हम देखें कि जो 542 को छोड़कर शेष जो 58 थी वो कहाँ शामिल हो गई थी? पाकिस्तान में। और जो 542 थी वो भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गई थी। लेकिन उनमें से भी 3 रियासत थीं। जो 3 रियासत कौन कौन थी मैं आपको बताता हूँ। 3 रियासत जो थी वो पहली रियासत थी जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद, और तीसरी क्या थी? तीसरी थी जम्मू कश्मीर। इन 3 जो रियासतें हैं इसमें पेच फंसा हुआ था। तो भारत ने क्या किया कि जो जूनागढ़ रियासत है उसमें तो जनमत संग्रह के आधार पर रेफरेंडम कराया, वोटिंग करा दी। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया। और जो हैदराबाद रियासत में सैन्य कार्यवाही की, जिसे हम पोलो ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो पोलो ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में विलय कराया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र में जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय राज्य में उसका विलय कराया। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो पहले के जो विशेष राज्य थे, स्पेशल स्टेटस जो राज्यों को दिया गया था। अब स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है कि अगर कोई राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सामरिक दृष्टि से जो राज्य है वो क्या है? पिछड़ा हुआ है, या राज्य के पर्वतीय हो गए, या दुर्गम रास्तों के अनुरूप जो स्थिति है, कम आबादी है ना, कम आबादी है, और जो आर्थिक और बुनियादी सुविधाएं हैं, जो क्या हैं? आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन है। तो इस आधार पे पहले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और फिर उनको राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए देखते हैं किस राज्य को कब राज्य का दर्जा दिया गया। तो हम देखते हैं कि असम को 1969 में राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को 1969 में दिया गया, हिमाचल को 1971 में, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को भी 1972 में, त्रिपुरा को भी 1972 में। तो आप ये देख लो,
MMT याद कर लो, MMT, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 1972 में है। फिर सिक्किम को 1975, जो मैंने अभी बताया था, 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। मिजोरम को 1986-87 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 87 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो क्षेत्रीय परिषदें थी, जोनल काउंसिल्स जिनको बोलते हैं, ये जोनल जो काउंसिल्स थी, क्या थी? जोनल काउंसिल्स थी। ये जो थी ये सांविधिक निकाय थी, लीगल बॉडीज़ थी। क्या थी? कि इनको संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया था। क्या? संविधान में लीगल बॉडीज़ उनको बोलते हैं, लीगल बॉडीज़ उनको बोलते हैं जिनका संविधान में कहीं कोई जिक्र ना हो, लेकिन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर उनको जोड़ा जाए, तो वो क्या कहलाती हैं? सांविधिक निकाय। हिंदी में उनको सांविधिक निकाय बोलते हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषदें थी वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था 1956 का ही विस्तार रूप था, जिसके तहत इस जो क्षेत्रीय परिषदों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सी थी? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन किया गया था। क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अब वैसे हम देखें कि सबसे पहली जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, वो पहला जो आयोग था वो एस के धर कमीशन था, एस.के. धर आयोग। ये कब गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था सन 1948 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही जो भाषाई के आधार पर जो हमने राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो तेज हो रही थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया कि न्यायमूर्ति जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या किया कि जो न्यायमूर्ति एस.के. धर क्या थे? न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सबसे पहला आयोग था। क्या था? सबसे पहला आयोग था। इसने सिफारिश की थी कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, जो इसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए, जबकि इसका जो आधार होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, कि जो प्रशासन चलाने की जो सुविधा है, प्रशासन हम कहाँ से अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इसके आधार पे हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा आयोग था, इसी के बाद जो दूसरा आयोग बनाया था वो भी 1948 में बनाया था, जिसको हम जेवीपी समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवीपी समिति, जिसे हम जेवीपी समिति भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल
और कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग सम्मिलित थे। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बताया कि जो भाषा के आधार पे राज्यों का जो पुनर्गठन है वो अव्यवहारिक है। मतलब इन्होंने भी भाषा के आधार पे जो राज्यों के गठन को अस्वीकारा था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।